हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और केमिकल बॉन्डिंग में पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे? जी हाँ, हम लोग पढ़ चुके थे रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस क्या होता है। तो ये अपने को समझ में आया था कि वैसे कई सारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड हैं जिनका एक स्ट्रक्चर उनके सारे प्रॉपर्टी को नहीं बता पाता है, जिसके कारण हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। और उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और जो मेन स्ट्रक्चर होता है तीनों को मिला करके जो बनता है उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड करके कहते हैं, जो ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाता है। ठीक है, और इसी फेनोमेना को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल भी जाने उसका, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन है। बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग को पता चला कि बॉन्ड ऑर्डर यदि निकल जाएगा तो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। वो सारे फॉर्मूले को हम वहां पे आपको लिख करके दिए थे। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग वीबीटी के तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगला थ्योरी है हमारा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, जिसको हम लोग वीबीटी भी कहते हैं। अब इस थ्योरी में क्या क्या है, क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, क्या क्या कह रहा है, एकदम आराम से देखेंगे, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या ये बोलना चाह रहा है, और उसको फिर हम लोग ये करेंगे। ठीक है, नोट भी करते हुए साथ में चलेंगे। तो वीबीटी का जो सबसे पहला पॉइंट है, या फिर यूं कहें कि मेन पोस्टुलेट्स जो है, ठीक है, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी आर, ठीक है, द मेन पोस्टुलेट्स आर, ठीक है, क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स है उस चीज को देखते हैं। तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट्स है वो ये कहता है टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग occurs between half fields, overlapping occurs between half filled valence shell orbitals of the atoms। कहने का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग जरूरी है, हाफ सेल, तो ओवरलैपिंग जरूरी है बिटवीन हाफ फील्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम। यानी कि दो एटम जब आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, दो एटम आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके जो वैलेंस शेल रहते हैं, ठीक है, उनके जो वैलेंस शेल रहते हैं उनके बीच में, ठीक है, क्या बोला कि टू फॉर्म कोवेलेंट ओवरलैपिंग अकर्स, ठीक है, जो हाफ फिल्ड वैलेंस शेल रहते हैं, यानी कि जो आधा अधूरा भरा हुआ रहते हैं, उनके बीच में ओवरलैपिंग होना जरूरी है। ओवरलैपिंग क्या चीज है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि दो ऑर्बिटल्स का एक तरह से मिलना, ठीक है, ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर आना, उसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के क्या करता है, जस्ट एकदम ऊपर नीचे, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। इसी को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। और जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है जनरली। वो फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बन जाएगा। तो दो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए ओवरलैपिंग की जरूरत है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स सेल, हाफ फील्ड वैलेंस सेल रहेंगे एटम के उससे, ठीक है, ऑर्बिटल जो रहेंगे उससे। आप देखे होंगे कि ये इस प्रकार से एक डब्बा जो है वो खाली रहता है ऑर्बिटल्स, ठीक है, और कहते हैं कि आकर के एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें और क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होते समय। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये और ये आपका क्या हो रहा है, यस, ये ओवरलैपिंग ही तो हो रहा है। इसको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल का ओवरलैप करना। हालांकि एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, वो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में सीखेंगे, लेकिन बस यहाँ पे समझना है कि एक पुराना जो पहले वाला एटम था और दूसरा वाला का जब इलेक्ट्रॉन आके इसमें पेयर्ड अप हो रहा है, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, उसके ऑर्बिटल का इसके ऑर्बिटल के साथ क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, तभी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पा रहा है।
एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसके पास था, वो अभी जो डब्बा दिखाए, और एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये हाइड्रोजन लेकर के आया और आपस में क्या किया, पेयरिंग किया। ठीक है, तभी तो हम लोग उसको लाइन से दिखाते थे ऐसे करके। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, या उसको हम लोग इस फॉर्म में भी दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पेयर्ड अप करके। तो ये बेसिकली ये भी क्या है, प्रकार से पेयर्ड अप ही है जो बॉन्ड बनता है। आ रहा बात समझ में हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक है, यानी कि एक ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा वाला ऑर्बिटल आकर के ओवरलैप किया। इसका पूरा हम लोग डायग्राम से सीखेंगे कि कैसे कैसे ओवरलैपिंग होता है और कितने टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं और किसमें सिंगल बॉन्ड बनते हैं, किसमें डबल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, मतलब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये भी टर्मिनोलॉजी आपको हम बताएंगे। तो ये बात तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए ओवरलैपिंग जरूरी है बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ द एटम। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो कहता है रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स a pair of electron, ठीक है, a pair of electron with opposite spin, ठीक है, to get stability, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करता है, और ओवरलैप करता है तो जो क्या बोले, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विथ अपोजिट स्पिन, ये वाला चीज, ये वाला। ठीक है, ये डब्बा में एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या किया, ओवरलैप किया, यानी इस ऑर्बिटल के ऊपर एक नया ऑर्बिटल आया और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में अपोजिट स्पिन का इस प्रकार से पेयर बनता है। ठीक है, क्यों, स्टेबिलिटी जनरेट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेट करने के लिए। ठीक है, टू गेट स्टेबिलिटी। आया बात समझ में? तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा बात बोलता है कि ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच अदर from the direction in which, ठीक है, from the direction in which there is maximum overlapping, ठीक है, ओवरलैपिंग। ठीक है, अगला क्या पॉइंट बोल रहा है कि ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स, ठीक है, दो ऑर्बिटल्स जो रहेंगे, जैसे मान लेते हैं इधर s का ऑर्बिटल है, इधर p का ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग के लिए दोनों में इलेक्ट्रॉन है, s में भी और p में भी, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, सामने आएगा, मतलब दोनों के ऑर्बिटल्स क्या आएंगे, सामने आएंगे ओवरलैपिंग के लिए, तभी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होता है और तभी तक मिनिमाइज होगा, मतलब उतना ही दूरी तक, मतलब उतना ही दूर तक वो मिनिमाइज हो पाएगा जितना दूर में उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेटिंग करे, रिपल्सिव फोर्स नहीं। स्टार्टिंग क्लास में आपको याद होगा, पढ़ाए होंगे। तो ये क्या कह रहा है कि ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। हम क्या कहें कि जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल आया, अब दूर दूर से ही रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं बन पाएगा, ये अपोजिट स्पिन में नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, क्लोज लाना है। हम लोग पढ़े थे ना फर्स्ट क्लास में ही, दो जब एटम क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और उतना क्लोज आते हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होता है। ठीक है, मतलब कि लेस से लेस हो जाए तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, गेन हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि क्या बोल रहा है कि ये उतना कम से कम उस डायरेक्शन में ये ऑर्बिटल्स आएंगे जहाँ पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा, तो उस डायरेक्शन से आएंगे, ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा। अब ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगा तो अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, ओवरलैपिंग अच्छे से होगा तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, बॉन्ड बनने के लिए ओवरलैपिंग होना जरूरी है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, अपोजिट स्पिन बनता है। ठीक है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। एक बॉन्ड बनने के लिए भी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, सेम चीज वही है, दो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ, एक किसी और का है और एक किसी और का है।
ठीक है, बात समझ में आया ये चीज। उसके बाद क्या बोलता है कि जितना मतलब कि ऑर्बिटल्स उसी डायरेक्शन में आएंगे जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होने की चांसेस रहेंगी। ठीक है, क्लियर है। और यही रीजन है बॉन्ड एंगल वगैरह का भी थोड़ा सा चेंज होने का। ठीक है, मतलब कि कॉन्सेप्ट ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का आगे थोड़ा सा देखेंगे, जिसमें ये थोड़ा सा रहेगा कि ऑर्बिटल्स इस डायरेक्शन से ही क्यों आ रहा है, मतलब ऐसा ही क्यों, मतलब कि 90 डिग्री पे क्यों नहीं हो जा रहा है मीथेन, 109.28 पे ही क्यों हो जा रहा है मीथेन। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट और आपका पॉलिश होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में। तो बात समझ में आया। और यदि हम इसमें फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़े तो फोर्थ पॉइंट जो है अपना बोलता है कि सो कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। ठीक है, तो इसी के कारण वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। ऑर्बिटल चूंकि एक फिक्स डायरेक्शन से आएंगे जहां पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी के कारण हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शनल इन नेचर कह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अच्छा 5 पॉइंट यदि हम बात करें फिर तो क्या बोलता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ठीक है is directly to strength of chemical bond, यानी जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अभी कई बार ये बात बोल चुके हैं, जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना अच्छा क्या बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 6th पॉइंट क्या बोलता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, extent of overlapping, ठीक है, depends on 2 factors। ठीक है, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में, क्लियर है, 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर जो है वो क्या है आपका, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स कैसा हम लोग पढ़े हैं, S P D एंड F, ये हम लोग देखे हैं S P D F। आ रहा बात समझ में। अब इसमें जो P D F होता है वो डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये होता है जिसमें, ठीक है, P D F ये इस तरीके से बनता है ना, तो उसमें एक डायरेक्शन आ सकता है, लेकिन आपका कहने का मतलब है तो P का देखे होंगे इस प्रकार से डंबल शेप होता है, D का डबल डंबल शेप होता है, तो वो डायरेक्शनल कहलाता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में वो है, किसी एक डायरेक्शन में वो है, किसी एक एक्सिस पे। लेकिन जैसे ही हम S का बात करेंगे तो S क्या बेटा, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। कौन सा डायरेक्शन है, आप क्या बोलिएगा, किस एक्सिस पे, सारे पे है, तो ये बेटा क्या हो जाता है आपका, नॉन डायरेक्शनल हो जाता है। तो PDF जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल में, ठीक है, और डायरेक्शनल में आपका ये हम आगे एरो देकर के लिख रहे हैं, मोर ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, मोर ओवरलैपिंग होता है। और यदि हम बात करें S ऑर्बिटल की, चूंकि स्फेरिकल इन नेचर का होता है तो ये क्या हो जाता है, नॉन डायरेक्शनल, और साथ ही साथ इसमें लेस ओवरलैपिंग इसमें देखा जाता है। आया बात समझ में। तो ये पहला फैक्टर तो क्या हो गया आपका, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या हो गया, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स SPDF हम लोग देखते हैं अभी तक, तो जिसमें PDF जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, जिसके कारण उसमें मोर ओवरलैपिंग होता है। बोल ही रहा है कि भाई एक साइड से आएगा, इसीलिए वो क्या है, डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल इन नेचर होता है ये बॉन्ड। और दूसरा बोलता है S ऑर्बिटल जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है, और जिसके कारण उसमें ओवरलैपिंग काफी कम होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है, ठीक है, ऑर्डर, दूसरा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग किस प्रकार से हो रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है।
ठीक है, ओवरलैपिंग आपका किस प्रकार से हो रहा है। तो ओवरलैपिंग भी दो तरीके का हो गया, पहला कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, सब अभी एग्जांपल के साथ देखेंगे। कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ, अब इसमें क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर, यानी इसमें थोड़ा ज्यादा ओवरलैपिंग होता है, जो कोएक्सियल होता है, एक्सिस पे होता है, ठीक है। कोएक्सियल में एक प्रकार से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, और दूसरा कोलैटरल होता है, ठीक है, कोलैटरल, ठीक है, कोलैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। और इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस, ठीक है। इसमें एक्सटेंट ऑफ जो ओवरलैपिंग होगा वो बेटा क्या होगा आपका, लेस होता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो ये दो चीज हो गए, एक तो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है और एक कोलैटरल ओवरलैपिंग होता है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, यानी जाहिर सी बात है कोएक्सियल वाले में ही बॉन्ड अपना स्ट्रांग बनेगा, और कोलैटरल वाले में अपना बॉन्ड जो है वो क्या बनेगा बेटा, वीक बनेगा, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, ये लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि ओवरलैपिंग तो पीडीएफ के साथ होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शनल नेचर के हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम उसके साथ होगा तो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, और एस के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो वो ज्यादा एक्सटेंट में होगा। अब क्या कोएक्सियल है उस चीज को समझे, एक्सिस पे होना जरूरी है, यानी समझे जरा सा इसको डायग्राम से। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका स्ट्रेंथ किस में होगा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा आपका यदि पी और पी में ओवरलैपिंग हो, पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग, क्योंकि आपका न्यूक्लियस से नजदीक भी थोड़ा सा रहता है, ठीक है, और इसी कारण जो है उसमें ओवरलैपिंग अच्छा होता है यदि पी और पी का ओवरलैपिंग हो तो। उसके बाद बेटा कौन सा हो जाएगा, यदि एस और पी का हो, ठीक है, यदि एस और पी का हो तब, और सबसे खराब जो होगा वो एस और एस का यदि ओवरलैपिंग दिखता हुआ मिलेगा। तो ये हम किसका बात कर रहे हैं, केवल एस और पी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे पी और पी का ओवरलैपिंग जो होगा तो सबसे बढ़िया माना जाएगा, ठीक है, एस और पी का। उसके बाद और सबसे खराब एक तरह से कह सकते हैं ओवरलैपिंग किसका माना जाएगा, एस और एस, क्योंकि इस कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है, वैसा समझिए ना। यहाँ पे एस का ही यदि हम बात करें तो ये एस एक ऑर्बिटल है स्फेरिकल, और एक और बॉल हम ले आए, तो दोनों बॉल आपस में कितना टच करेंगे, कितना भी एक दूसरे के ऊपर आएंगे, एक छोटा सा जगह को बस वो टच करेंगे, एक छोटा सा जगह को बस वो ऑक्यूपाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है। लेकिन वही एक डंबल शेप का इस प्रकार से है, और दूसरा वाला भी यदि हम इस प्रकार से ले आए इसके ऊपर, तो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल रहा था वो वाला चीज, ठीक है, थोड़ा। तो यहाँ पे आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा बेटा, लेस होगा काफी। इसीलिए हम लोग एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग क्या मान के चलते हैं, उतना अच्छा नहीं होता है, एस ओवरलैपिंग मान करके चलते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड करता है, ये बात भी समझ में आ गया। अब इसका डायग्राम से हम आपको एक बार समझा देते हैं पूरा, वो तो रफली बताएं इसी तरीके से। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल कैसा होता है अपने को पता है, ये और एक पी ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, और एक पी ऑर्बिटल, तो ये जो हुआ आपका दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक का आना, इसको और हम अच्छे से बना सकते हैं,
ठीक है, और अच्छे से क्या, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो जगह है, ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग, क्या हो रहा है, पीपी ओवरलैपिंग। उसके बाद क्या देखेंगे, एसपी ओवरलैपिंग। तो ये रहा एस, ये रहा एस, अच्छा पी पहले बना लेते हैं, क्या एस, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका पी, ठीक है। ये भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है, आप खुद देखिए ना, स्फेरिकल के ऊपर यदि ये वाला जाएगा तो कितना कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। ये हो जाएगा एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो होगा एस एस ओवरलैपिंग, जो कि बहुत ही कम एक्सटेंट में पाया जाता है, ये एस एस ओवरलैपिंग। अब आपको आई थिंक ओवरलैपिंग क्लियर हो गया होगा कि ओवरलैपिंग हम क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके से बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। आया बात समझ में। अब एज द वैल्यू ऑफ इंक्रीजेस, ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। कौन सा पॉइंट, छठा चल रहा है ना, 7th पॉइंट, 7th पॉइंट में आ गए हम लोग, एज द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ सेल यदि बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ओवरलैपिंग क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ एन बढ़ेगा यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से दूर रहेंगे, और न्यूक्लियस से दूर रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना मजेदार नहीं होगा और बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहता है एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट सेल और फर्स्ट सेल के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद 1 और 2 के बीच में हो रहा है तो ठीक है, फिर 2 और 2 के बीच में हो रहा है तो ठीक है, 2 और 3 के बीच में हो रहा है तो ठीक है, और 3 और 3 के बीच में हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। यानी इस प्रकार से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो तो ज्यादा मजेदार होगा और स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा मिलेगा। यदि 8th पॉइंट की बात करें हम, ठीक है, इफ n इज सेम, इफ n इज सेम, सबसे पहले तो n देखेंगे, n का वैल्यू कौन सा आ, उस प्रकार से हम लोग करेंगे। लेकिन n का वैल्यू कहीं सेम आ जाए तब क्या करेंगे भाई, दोनों का सेम ही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते नहीं है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेम वाले में, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 3, तो लास्ट में क्या आ गया 2s2 और 2p3, यानी कि 2 2 दोनों का आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन का भी सेम आ जाएगा, कार्बन का भी सेम आ जाएगा, यानी इस कंडीशन में क्या हो गया, n का वैल्यू सेम हो गया। इज दैट क्लियर, n का वैल्यू क्या हो गया, वहां पे सेम हो गया। लेकिन दूसरे कई सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहां n के वैल्यू सेम नहीं मिलेंगे, तब वहां क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट इस तरीके से लेकर के चलेंगे स्ट्रेंथ। लेकिन यहाँ पे क्या, यदि n का वैल्यू क्या आ जाए बेटा, सेम आ जाए, और n का वैल्यू यदि सेम आ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी द फॉलोइंग, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग होगा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ऊपर लिखते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। क्या होगा भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो ये हो जाएगा आपका 2p, ठीक है, 2p, चूंकि 1 में p नहीं होता है, अपने को क्या पता है s और p में ओवरलैपिंग बेहतर सबसे किसका होता है, pp का, फिर sp का, फिर ss का। लेकिन p 1 में नहीं होता है, p किस में होता है बेटा, 2 में। इसीलिए सबसे पहले n यदि सेम रहेगा तो किसका सबसे बढ़िया माना जाएगा, 2p का,
ठीक है। देन उसके बाद हो जाएगा 2s 2p का, 2s और साथ ही साथ 2p का, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 2s 2s का, ठीक है, 2s 2s का, इसका सबसे क्या होगा, बेकार माना जाएगा, ठीक है। वही s वाला s और p का ओवरलैपिंग जो है उसके बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि n जो है वो क्या है आपका सेम है। इस समझ में आया, n का वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। तो हम लोग ऑर्बिटल जो बोले थे कि pp का सबसे बढ़िया होता है, तो pp का, फिर sp का होता है, फिर sp का, और साथ ही साथ ss का होता है, तो ss का। आया बात समझ में। उसके बाद फिर आपका कौन सा हो जाएगा, इसके बाद आप अच्छा ये भी हो सकता है 1s का, ठीक है, और साथ ही साथ आ जाए आपका 2p, उसके बाद 2s 2p और 3s, ठीक है, 3p, ये ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आया बात समझ में। उसके बाद क्या हो जाएगा 1s का, ठीक है, 1s का 2p के साथ, 2s का 2p के साथ और 3s का 3p के साथ। इज दैट क्लियर। तो इस वाले में देख रहे हैं आप क्या, ये s और p क्या है, कॉमन है बेटा, s और p क्या हो गए, कॉमन हो गए। ये दो तरीके से हो गए, एक ये जिसमें क्या है n का वैल्यू सेम, और नीचे वाला जिसमें n का वैल्यू डिफरेंट। n का वैल्यू यदि डिफरेंट हो गया तो फिर हम लोग सॉरी हाँ n का वैल्यू डिफरेंट है यहाँ, यानी s और p ये कॉमन है, तो 1 2 का सबसे बढ़िया होगा। देखिए 1 1 तो यहाँ है नहीं, तो 1 2 का सबसे बढ़िया होगा, उसके बाद 2 2 का होगा, और उसके बाद 3 3 का होगा। ये अपने पास मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उन्हीं को अकॉर्डिंग किया गया है बेटा, ये ऑर्डर चला गया है आपका, ठीक है। अब एक खास बात है यहाँ पे, क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंस सेल, ठीक है, 9th पॉइंट लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन which is already paired in valence cell, ठीक है, वैलेंस सेल can enter into bond formation, can enter into bond formation, they can be unpaired, ठीक है, they can be unpaired, ठीक है, they can be unpaired first and shifted to vacant orbital, ठीक है, vacant orbital of slightly higher energy, ठीक है, of the same energy cell, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी पहले से पेयर्ड है। ऑलरेडी पेयर्ड का मतलब क्या हो गया बेटा, ये डब्बे में पहले से ही वो पेयर्ड अप है, ठीक है, वो डब्बे में ऑलरेडी ही क्या है बेटा, पेयर्ड अप है, और ऑलरेडी पेयर्ड अप है वैलेंस सेल में, और वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। जी हाँ, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले, ठीक है, अनपेयर्ड होना पड़ेगा, पेयर से अनपेयर्ड होना पड़ेगा, एंड शिफ्ट टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द सेम एनर्जी सेल। याद होगा आपको कि जब हम लोग BH3 बना रहे थे, हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं, जब हम लोग BH3 बना रहे थे, तो BH3 में क्या है कि बोरोन का क्या हो जाता है बेटा, एटॉमिक नंबर 5, ठीक है, या फिर हम क्या बना दें, CH4 बना देते हैं, चलिए बढ़िया रहेगा। CH यदि हम 4 बनाते हैं, तो CH4 बनाते समय कार्बन का एटॉमिक नंबर यदि हम बात करें तो क्या होता है 6, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p बेटा क्या हो जाएगा 2p2, क्लियर, 2p2। तो यहाँ तक तो नोबल गैस, यहाँ तक यदि हम देखेंगे इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फिगरेशन इस प्रकार से पाया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या बोले थे, इसके अनुसार जो VBT पढ़ रहे हैं उसके अनुसार कि इलेक्ट्रॉन जो आएगा, यानी कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन आएगा, ये तो कार्बन का हो गया,
हाइड्रोजन एक होता है, यानी कि इसका 1s1 होता है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एक डब्बा में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला ऑर्बिटल बेसिकली क्या करेगा, 1s ऑर्बिटल बेसिकली ओवरलैप करेगा 2p ऑर्बिटल के साथ। इज दैट क्लियर? जो यहाँ पे किए हैं 1s ऑर्बिटल 2p के साथ। तो ये क्या है बेटा, 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपका 2s और ये 2p है। तो हाइड्रोजन का 1s इसके साथ ओवरलैप करेगा 2p के साथ। समझ में आ रहा है? जो ओवरलैपिंग इतना सारा पढ़े हम लोग। तो अब बात ये है ना कि यहाँ पे CH4 बनाना है। क्या बनाना है? CH4। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 4, लेकिन यहाँ पे केवल पेयर्ड अप कितना हो रहा है, 2। केवल और केवल पेयर्ड अप कितना हो रहा है बेटा, 2। तो इस कंडीशन में, लेकिन बनता तो क्या है, CH4। तो इस कंडीशन में ही ये वाला रूल जो है वो अप्लाई करता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये देखिए ऑलरेडी पेयर्ड है, ठीक है, ऑलरेडी पेयर्ड है, ऑलरेडी पेयर्ड है, लेकिन फिर भी इसको क्या करना है, अपना बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो सबसे पहले इसको अनपेयर्ड होना पड़ेगा, और अनपेयर्ड होकर के इसको जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा इस वाले में, ठीक है, अनपेयर्ड, एंड शिफ्ट द वैकेंट ऑर्बिटल एंड शिफ्ट टू द वैकेंट ऑर्बिटल और स्लाइटली हायर एनर्जी, ठीक है, ऑफ द सेम एनर्जी सेल। इज दैट क्लियर? क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और शिफ्टिंग भी 2 वाले का 2 वाले में ही होगा, ऐसा नहीं कि हाँ स्लाइटली हायर का मतलब S से P, ऐसा हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी थोड़ा सा देना पड़ेगा तभी ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उठ करके जाएगा, लेकिन 2 वाले का 2 वाले में ही आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। 3 वाले का 3 में, ठीक, 3D में जाता है कई बार इलेक्ट्रॉन्स, 3s से 3D में जाता, 3s से 3p में आपको कई बार देखने को जाता हुआ मिलेगा, ठीक है। खैर वो सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो अब कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो उसके कारण ये वाला चीज यदि हम आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1s एक बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये उठकर चला गया यहाँ। अब यहाँ जो 4 हाइड्रोजन हैं, तो चारों हाइड्रोजन अपना 1s लेकर के आ सकते हैं। तो एक कहाँ जाएगा, अच्छा ये क्या था आपका बेटा 1s, ये क्या था 1s, ठीक है, ये क्या था 2s ना, इसका है कार्बन का 2s, ठीक है। इसको अच्छा जो एनर्जी देंगे ना, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब पहली बार एनर्जी दिए तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेशन एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन आया वहां पे, और फिर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के पेड अप करेगा। और ये क्या है बेटा, 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, 2s और 2p। तो हाइड्रोजन आया, यहाँ पे गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो गया वो किसका हो गया बेटा, 1s का और 2s का, ठीक है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ वो किसका हुआ, 1s का और 2p का। यहाँ भी 1s का 2p का, यहाँ भी 1s का 2p का। आई बात समझ में, हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस तरीके से जो ओवरलैपिंग पहले बता चुके हैं। तो बेसिकली ये होता है, इस वाले का मतलब ये होता है, ठीक है। 9th वाला जो पॉइंट हम लोग देख रहे थे उसका, ठीक है। अब 10वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। एक तरह से ऐसा हम लिख सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, काउंट ऑफ ओवरलैपिंग। कहने का मतलब ओवरलैपिंग के दौरान, ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो 2 तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के बॉन्ड फॉर्मेशन मिलते हैं। एक को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और बी जो होता है उसको कहते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। एक को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक को क्या कहते हैं पाई बॉन्ड। थोड़ा सा हम आपको आइडिया दिए थे, जब हाइब्रिडाइजेशन वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि इसको पाई बॉन्ड कहते हैं, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जो सिंगल बॉन्ड रहता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जो डबल बॉन्ड रहता है उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा वाला पाई बॉन्ड कहलाता है,
बात समझ में आया? तो वो यहीं से उठ करके आया है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो दो प्रकार के बॉन्ड आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड और एक को कहते हैं पाई बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा और पाई बॉन्ड कब बनेगा, किसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम लोग लिखेंगे, देखेंगे क्या बोलता है कि बॉन्ड formed between two atoms, bond formed between two atoms, ठीक है। bond formed between two atoms by the overlapping of half-filled orbitals along their axis, ठीक है। या इसको कह सकते हैं end to end overlap, ठीक है। ओवरलैप कहता है कि बॉन्ड फॉर्म्ड जो टू एटम्स के बीच में होगा, ठीक है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अलोंग देयर एक्सिस, यानी कि एक्सिस पे होगा, इसलिए भी इसको एक्सियल वाला हम लोग लेकर के चलते हैं। किस पे होगा बेटा? एक्सिस पे होगा, यानी कि एंड टू एंड, तभी तो एक्सिस माना जाएगा। एक एक्सिस पे, दो एक्सिस पे, तभी तो सीधा आएगा। एंड टू एंड करेंगे तभी वो सीधा आएगा और एक एक्सिस पे आएगा। दैट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तभी फॉर्म कर सकता है, इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या बोलता है कि चूंकि हम लोग क्या बात किए थे कि जो ऑर्बिटल्स होंगे वो एक डायरेक्शन से आएंगे और कहते हैं कि इसीलिए वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है, तो इसलिए भी इसको कहा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल। सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल। तीसरा पॉइंट यदि हम बात करें तो कहता है सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। यस, सिग्मा बॉन्ड इज डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। बात को समझना है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन किया था? केवल और केवल पाई बॉन्ड। क्यों? पाई बॉन्ड के डिलोकेलाइजेशन के कारण एक तो पाई बॉन्ड वीक होता है, उसका भी हम रीजन बताएंगे जब पाई बॉन्ड के बारे में देखेंगे। तो पाई बॉन्ड जो कह रहा है ना, पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या, सिग्मा बॉन्ड क्या बोल रहा है कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल, ठीक है, और काफी वो स्ट्रांग भी होता है। और स्ट्रांग होता है इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में बेसिकली होता है क्या है? डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो डिलोकेलाइज करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि कहीं सिग्मा बॉन्ड ही केवल है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ही केवल है, तो वहां तो रेजोनेंस हो नहीं सकता है। लेकिन जहां कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल इस प्रकार से मिल रहा है, वहां पे जो क्या होगा, एक तरह से जो डिलोकेलाइजेशन होगा, वो डिलोकेलाइजेशन किसका होगा? आपका पाई बॉन्ड का। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये काफी स्ट्रांग बनता है, तो इसका डिलोकेलाइजेशन नहीं होता है। जो वीक जो रहता है उसका डिलोकेलाइजेशन होता है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरे जगह जा पाता है, स्ट्रांग वाला नहीं जा पाता है। रीजन ये, पाई बॉन्ड इज डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, ठीक है, अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और सिंगल बॉन्ड है, जाहिर सी बात है केवल, तो वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के साथ हो सकता है पाई बॉन्ड हो, तब नहीं, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, तो वहां पे फ्री रोटेशन
पॉसिबल है। अब ये बाबा फ्री रोटेशन क्या है, इस चीज को भी समझना है। जैसे कि मान लेते हैं कि दो एटम है, एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है, दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड है। और यदि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है। ये एटम ऐसे घूम सकता है, मतलब ये ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे घूम सकता है, मतलब रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन वही पाई बॉन्ड हो गया या एक से ज्यादा बॉन्ड हो गए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज दैट डबल बॉन्ड है, सपोज दैट क्या है, ये डबल बॉन्ड है, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसको आप घुमाइएगा तो देखिए टकरा रहा है, ठीक है, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन कहाँ पे केवल पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है सिंगल बॉन्ड में, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि है तो इस प्रकार से ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट और डाला गया है कि फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। लेकिन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, तो उसी के बीच में केवल ये चीज देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है फिफ्थ वाला कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, ठीक है, इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, एंड हेंस इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड हेंस इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। कहने का मतलब कि सिंपल सी बात है, ओवरलैपिंग का ही तो खेल है। ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, साइड वाइज आएंगे, एंड टू एंड आएंगे, एक एक्सिस पे आएंगे, ठीक है, इसलिए इनका जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग अच्छे से होता है, अच्छे एक्सटेंड का ओवरलैपिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सिक्स्थ में आएंगे, देयर कैन बी ओनली सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। सिक्स्थ क्या बोल रहा है कि देयर कैन बी ओनली सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के बीच में केवल होंगे, यानी कि कोई केवल सिंगल बॉन्ड है या हम कहें कि कोई बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड तो जरूर होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड का, तभी उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन सेकंड राउंड में हो सकता है। लेकिन पहले तो क्या बनेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि सिग्मा बॉन्ड formed by the four, ठीक है, फोर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, फोर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, चार तरीके का ओवरलैपिंग से ये बनता है। जैसे कि हम बात करें, ठीक है, तो अब चार तरीके का ओवरलैपिंग और पी और पाई बॉन्ड वाला जो पार्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इतना जो पढ़ाए हैं आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड, और सिग्मा बॉन्ड फोर टाइप से वो क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। वो ओवरलैपिंग कैसे कैसे होता है, सिंपल सा है, एस का पी के साथ या फिर डिफरेंट टाइप के हैं, वो सारा हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।